गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट में। व्यूवर्स, इससे पहली वीडियो से हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री शुरू की है और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की बुक हमारे अतीत से चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि अतीत को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं। जैसे स्रोतों के बारे में बताया कि पांडुलिपियाँ थी, अभिलेख थे जो पत्थर या धातु जैसे सिक्के आदि पर शासकों के आदेशों पर शासकों को जिनमें उकेरा जाता था। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोत देखे जिनमें कविताएं, नाटक या रचनाएं आती थी अतीत की। पुरातात्विक स्रोत देखे जैसे पत्थरों व ईंटों से बनी इमारतें व चित्र, मूर्तियों आदि के अवशेष, ये सारे पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इसके अतिरिक्त बीसी और एसी जैसी तिथियों के बारे में जाना। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यही सारे पॉइंट जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। आगे क्या बताया गया है अतीत में, तो इस चैप्टर के भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिफाइन किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली जहां बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसे कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। तो आइए देखते हैं डिटेल से। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो शुरुआती मानव थे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्या जरूरत थी उन्हें घूमने की? ये बताया गया इसमें। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे उनको व्यूवर्स आपको अच्छे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए इनको नोट कर लेना चाहिए। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उसके बारे में यहाँ जाना जाएगा जो लगभग 20 साल पहले इस महाद्वीप पर रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो आज जो लोग 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे, आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। आखेटक होता है शिकार करते थे जो, और खाद्य संग्रह जो खाने की वस्तुओं का संग्रह करते थे, यानी उनको इकट्ठा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। उनको ये नाम क्यों दिया गया आखेटक खाद्य संग्रह का? क्योंकि भोजन का इंतजाम वो जिस विधि से किया करते थे वो यही विधि थी, यानी वो शिकार करके खाद्य संग्रह किया करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारी उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो सबसे ज़्यादा तेज भागते हैं, बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया और मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा ही सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। तो यहाँ बताया गया कि जो आखेटक करके खाद्य संग्रह करते थे वे कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत से जानवर होते हैं वो जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तेज होते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, और क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं, विषैले यानी जहरीले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है कि कोई फल किस समय पकता है और उसको किस समय हमें खाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है
यानी ऐसे जो समुदाय थे जो आकेटक खाद्य संग्रह के तरह के समूहों में रहते थे, उन बच्चों का ज्ञान और गुणों का वर्णन कीजिए। क्या आप लोगों में इस तरह के गुण हैं? ये पूछा गया है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी अगर वो एक जगह पर टिके रहते थे काफ़ी दिन, तो वहाँ के जो आसपास के फल थे, पौधे थे, जानवर थे, उनको समाप्त कर देते थे खा के, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था उनका घूमते फिरते रहने का, कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए हर जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। 2 कारण बता दिए हैं कि क्या कारण था कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। और चौथा कारण है कि ये देखिए, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 कारण बताए गए कि क्यों मानव एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था, क्यों एक स्थान पर नहीं टिकता था। तो 4 कारण बताए। पहला बताया कि अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक टिकता तो वहाँ की सारी चीज़ें, आसपास की खाने की, पीने की, जो पेड़ पौधे थे, जानवरों को वहाँ समाप्त कर देता था और उसे खाने की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा बताया कि जानवर अपने शिकार के लिए, हिरण या मवेशी चारा ढूंढने के लिए जैसे दूसरे स्थान पर जाया करते थे, जानवरों के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि वो जानवर जो रखते थे उनको भी दूसरी जगह जाकर खाना ढूंढना पड़ता था। तीसरा कारण था पेड़ पौधों में फल फूल अलग मौसम में आते थे, उस मौसम के हिसाब से उनको दूसरे इलाकों में घूमना पड़ता था। और चौथा कारण बताया कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधा जीवित संभव नहीं होता। तो पानी की तलाश में जब एक जगह पर पानी सूख जाता तो पानी की तलाश में उनको बारिश या जहाँ पर बारिश की अधिकता होती थी ऐसे स्थानों पर जाकर डेरा लगाना पड़ता था, यानी वहाँ जाकर उनको रहना पड़ता था। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो तुम स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा? ये सारी बातें इन सारे उपयुक्त कारणों के आधार पर पूछी गई हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये देखते हैं। कैसे मिलती है जानकारी कि आरंभिक मानव क्या और कब और कैसे करता था? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार भी आज बचे हैं, यानी जिनसे वो शिकार करते थे, जिनसे वो काम करते थे, जिनसे वो मतलब फल तोड़ते थे, जो भी अपना उनका खाने पीने का काम होता था डेली लाइफ का, वो किस तरह के औजारों से करते थे। वो औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए थे। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाइए, ये क्लास में करने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब ये देखिए साइड में दिया गया, ये जरूरी होता है। पत्थर से बने औजार, ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं जो ऊपर दिखाए गए हैं, ये वाले। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, इन्हें और बाद में बनाया गया, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। तो ये जरूरी है, ये पॉइंट्स ये सारे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला कि इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। और ये गुटिका
प्राकृतिक पत्थर है, यानी जिसका ना गुटिका कहा जाता है उसको, और ये एक तरह का प्राकृतिक पत्थर है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी देख लेते हैं कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं यानी इधर दिया गया है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों से सीलने के लिए किया जाता था। अब देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान इस मानचित्र में दिखाए गए हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अभी भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, यानी जो रेड त्रिकोण जिनमें बनाया गया है वो पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। देखते हैं, ये देखिए भीमबेटका, जो कि आरंभिक मध्य प्रदेश है। कर्नूल की गुफाएं, हुसंगी, ये सारे हुसंगी, हम्पी जो कर्नाटक में है। ये कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में, और हुसंगी पड़ता है कर्नाटक में। ये सारे जो रेड त्रिकोण वाले निशान है वो क्या है, पूरा पाषाणिक पुरा स्थल। और जो ब्लू नव पाषाणिक पुरा स्थल कौन से हैं, जो ब्लू वाले दे रखे हैं, जैसे ब्रह्मगिरी नहीं, जैसे पय्यमपल्ली, हल्लूर, और इधर देखते हैं ब्रुज होम जो आधुनिक कश्मीर है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। ये सारी जगह किससे संबंधित है, चिरौंद जो कि बिहार में है, और कोलीडलवा ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। तो ये सारी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। ये जगह के नाम पूछे जा सकते हैं कि आधुनिक जगह क्या है, तो मैंने बता दिया है। ब्रुज होम कश्मीर में है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोलीडलवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और आगे देखिए इस तरह से कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, और हम्पी और हुसंगी जो है ये कर्नाटक में है। अब ये जो ग्रीन महापाषाणिक पुरा स्थल, जो ग्रीन बिंदु दिया गया है, ये महापाषाणिक पुरा स्थल है, और ये जगह है ब्रह्मगिरी, आदिचन्नूर। इसके बाद आगे बताया गया है ये जो आरंभिक गांव और आधुनिक नगर क्या क्या थे उस टाइम, कोलकाता था, मुंबई थी, ये सारे आधुनिक नगर थे जो इसमें दिखाए गए हैं। तो इसको ध्यान से देखना है। आरंभिक गांव का निशान दिया, जैसे इमाम गांव है, ये आरंभिक गांव थे। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जो जहां अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ज़रूरी थे उनके लिए, शिकार करने के लिए। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसको ज़रूर याद करना है और नोट करना है कि उद्योग स्थल किसे कहते थे, पूछा जा सकता है पेपर में। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे उद्योग स्थल। तो ये सारा नोट करना चाहिए। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे या कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन जगहों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन जगहों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जहाँ भी पत्थर अच्छे मिलते थे वहाँ रहने लगते थे। तो इसीलिए इन जगहों को आवासीय और उद्योग स्थल, क्योंकि वहाँ पत्थरों से औजार बनाया जाता था, इसलिए ये नाम उनको दिया गया। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है पॉइंट ये भी। भीमबेटका का
आधुनिक भीमबेटका जो मैंने बताया था कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते हैं। ये सारी बातें जरूरी हैं, नोट करनी चाहिए ये वाली। जहाँ लोग रहा करते थे, इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल भी हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के आसपास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये सारी जगह उन्होंने रहने के लिए क्यों चुनी होंगी? आगे देखते हैं। पूरा स्थल, अब देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। यानी ऐसे स्थान जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरातत्वों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा, जरूर पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये बात नोट करनी है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल किस स्थान को कहते हैं, ये सारे जरूरी है। आगे देखते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया गया? जो पत्थर के औजार बनाए गए उनका निर्माण कैसे किया गया, किन तरीकों से वो बनाए जाते थे? तो नंबर 1 है पत्थर से पत्थर को टकराना। पहला तरीका क्या था? पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरा पत्थर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। एक पत्थर को एक हाथ में ले लिया जाता था और दूसरे पत्थर को दूसरे हाथ में, और दूसरे पत्थर को जिसका औजार बनाना होता उस पर तब तक आघात करते रहते थे जब तक कि वो उस आकार का ना बन जाए जिस आकार का बनाना था। अब दूसरा देखिए, दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। ये भी दोनों जरूरी पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होता था? इसमें प्रोड को एक स्थित सतह पर टिकाया जाता है और इस प्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो ये 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते थे पत्थर के औजारों का निर्माण करने के लिए। अब देखते हैं आगे। आग की खोज। मानचित्र 2 में कर्नूल गुफा, अभी मैंने बताया था कहाँ थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, खाना पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग की खोज ऐसा माना जाता है कि उस समय हो चुकी थी। आगे देखते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो जलवायु में परिवर्तन कब आया? लगभग 12,000 साल पहले। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर वे जिंदा रह सकते जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे जानवरों की संख्या उस समय में बढ़ी जो कि घास पर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों पर जनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, क्योंकि इनके शिकार से उनको खाना प्राप्त करना था। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। यानी इस समय में जानवरों के साथ साथ लोग मछली को भी भोजन के रूप में खाने लग गए थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से होने लगे थे। ये सारी फसलें उस टाइम में होने लगी थी। गेहूं, जौ, धान और प्राकृतिक अनाज के रूप में इनको खाया जाने लगा था। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। तो ये भी जरूरी पॉइंट है कि इस दौरान कौन कौन सी फसलें होने लगी थी। तो ये सारी गेहूं, जौ और धान, इस दौरान ये फसलें होने लगी थी और महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। नाम और तिथियां। मेरे ख्याल से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस लेसन का, तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और इसको नोट भी करना है।
देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ते हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम लिखे हैं। आरंभिक पुरापाषाण काल, आरंभिक काल जो था उसको पुरापाषाण कहा जाता है। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पुरापाषाण, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर से बना है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा ये लाइनें दी गई हैं ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, ये सारी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। पुरासत्तलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को भी बताता है। पुरापाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, पुरापाषाण काल कब शुरू हुआ था? तो ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर। यानी पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। यानी मानव का जो इतिहास था उसकी 99% जो स्टोरी थी वो इसी काल के दौरान घटित हुई। इसी में बदलाव हुए, इसी में विकास हुए। जिस काल से हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण कहते हैं। अब पुरापाषाण की बात हो चुकी है, अब आता है मध्य पाषाण युग कि जिस काल से हमें पर्यावरण संबंधी बदलाव के चिन्ह मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बताया ये सारा ही ज़रूरी है, इसमें सारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो ये है, ये बताया गया है जो इसको ध्यान से देखना है कि उसे जो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव होते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ये भी जरूरी है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि इस काल के जो औजार बहुत छोटे होते थे उनको क्या कहा जाता था? कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के जो औजार बहुत छोटे होते थे उनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब प्रश्न 13 पर बने चित्र देखिए। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग की किसे कहा जाता है? और इस युग की शुरुआत कब हुई? लगभग 10,000 साल पहले हुई। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, तो इसके जो नेक्स्ट अध्याय होगा इसमें नवपाषाण के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। जैसे इसमें पुरापाषाण बताया गया है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नाम देखने को मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि इस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। आगे देखते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। जो अनाज पैदा होते थे उनके बारे में वो रिसर्च करते होंगे कि किस तरह ये तैयार होते हैं, किस तरह ये काटे जाते हैं, किस तरह इनको खाया जाता है। और ये धीरे धीरे इनको जब सीख लिया कि किस मौसम में कौन सी फसल होती है, तो इन अनाजों को खुद पैदा करना भी इन्होंने सीख लिया होगा। मौसम वगैरह का अनुमान लगा के, मौसम वगैरह के बारे में जानकर। शैल चित्रकला, आप देखिए शैल चित्रकला क्या होती है, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। उनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी गुफाओं में जो चित्रकला मिली है उसके आधार पर कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते, फल वगैरह का संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे उनको। तो पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं भी शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं।
महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी हुई होंगी। यानी इसमें बताया गया है कि ये तो कोई साक्ष्य नहीं मिला कि क्या काम महिलाएं करती थी और क्या पुरुष करते थे, लेकिन इतना अवश्य है, ये तो स्पष्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन इतना अवश्य है कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर हर काम को किया है। या हो सकता है कि वो मतलब कि दोनों समान रूप से कार्य करते थे और ऐसा कोई काम नहीं था कि जो केवल महिलाएं कर सकती थी या केवल पुरुष ही कर सकते थे। या इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी होती होंगी। इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, इसको भी नोट करना है कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से मिले थे। और इन अंडों से क्या बनाया जाता है? इन अंडों से मनके बनाए जाते थे। अब आगे देखते हैं। भूसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर भूसंगी ढूंढिए। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने का प्रमाण यानी साक्ष्य मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। आगे देखिए। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। लगभग 100 साल पहले। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेनडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खाद्य पदार्थों में से बनाया गया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार कर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब आगे है। कल्पना कीजिए तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर के गुफा में रहते थे। ऐसी कल्पना कीजिए। पृष्ठ 15 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तो ये बच्चों के लिए बताया गया है कि आप कल्पना करके देखिए कि तुम कि 12,000 साल पहले आप उस गुफा में रहते थे और आपका कोई मामा वहाँ पर चित्र खींच रहा था। तो ये सारी बातें कल्पना करने के लिए बताया गया है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट इसमें शब्द पढ़े हैं कुछ वो इधर हैं। उपयोगी शब्द। आखेटक खाद्य संग्राहक यानी शिकारी। जो आखेटक होता है शिकारी और खाद्य संग्राहक होता है भोजन को इकट्ठा करने वाला। पूरा स्थल जो पुराने स्थल थे। उद्योग स्थल क्या कहते हैं? जहाँ पर जहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, वो डिटेल में बताया था मैंने। आवासीय स्थल जहाँ पर जो रहने की जगहें होती थी। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और लघुपाषाण, ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इनको जहाँ भी मैंने बताया इनको इन पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए। नोट्स बना लेने चाहिए ताकि इनको परीक्षा के टाइम पे एक बार रिवीजन ली जा सके। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं। ये मध्यपाषाण युग कब शुरू हुआ था? 12,000 से 10,000 साल पहले। नवपाषाण युग आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले। और पुरापाषाण युग का बताया था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले इसकी तिथि बताई थी। उसमें डिटेल में बताया गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी कि ये सारे मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे कि वहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ सके, और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि मेरी एनसीईआरटी की आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।